हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अरुण और आप सब मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ते भी हैं। लेकिन अब जो समय है वो जानने पहचानने से ज़्यादा समझने का है और बहुत कुछ याद रखने का है। आप लोग पूरे साल तक, बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे हैं जिन्होंने पूरे साल तक बहुत अच्छे से मेहनत की है, बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। वो सोच रहे हैं कि अब उन्हें सब कुछ आता है, उन्हें सब कुछ समझ में आता है। टर्म 1 जैसा भी गया, लेकिन टर्म 2 वो अच्छे से नंबर ले आएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आखिरी के 2 महीने, आखिरी के 1 महीने पर निर्भर है कि इसमें जो हमें प्रिपरेशन लीव मिलेगी, चाहे वो स्कूल से मिले या फिर हम स्कूल ना जाकर अपनी जो छुट्टियां हैं उनको लीव में कन्वर्ट कर ले, लेकिन किसी भी तरह से पढ़ाई कर लेंगे। मैं आप लोगों के सामने अब आज सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई टर्म 2 के बारे में बातें करने वाला हूं। तो वो बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं, जिनकी टर्म 2 की परीक्षाएं हैं और जो बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे टर्म 1 में, जो ना हुए थे उनके लिए भी ये प्लान बहुत काम देने वाला है। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं 60 दिन और 6 चैप्टर की कहानी के बारे में। 60 दिन एग्जाम शुरू होने में लगभग इतना टाइम, 6 चैप्टर टर्म 2 के मैथ्स के चैप्टर्स। क्यों जरूरी है? क्या हम ऐसे देख लें कि सर 60 दिन है, 6 चैप्टर हैं, 10 दिन में एक चैप्टर को खत्म करेंगे, आसानी से कर लेंगे। लेकिन आप अभी शुरू के 10 दिन में आप जो पढ़ोगे, क्या वो 60 दिन के बाद आपको याद रहने वाला है? नहीं। 8 दिन में पढ़ा हुआ भूल जाते हैं तो 60 दिन में पढ़ा हुआ कैसे याद रहेंगे? तो हमारे पास कुछ ऐसा प्लान होना चाहिए अपने एग्जाम को लेकर, जिसे हम अभी से एग्जीक्यूट करें, ताकि हम समय का एक एक सेकंड का उपयोग भी कर सके, साथ ही साथ हम जितना पढ़े वो हमें आगे के समय में याद भी रहे। देखिए, ये तो आपको भी पता है कि हम जो भी पढ़ेंगे वो फाइनल नहीं होगा। हमें एग्जाम के 10 मिनट पहले तक चीजों को रिवाइज करना होगा। लेकिन अब जो पढ़ें वो इस तरह से पढ़े कि चीजें हमें याद होने लगे, हम समझने लगे। हम फॉर्मूले को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी तो ट्रिग्नोमेट्री की, या ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ जो इंटीग्रल है उसके फॉर्मूले हैं, है ना। 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, 12वीं क्लास में इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, दोनों परेशान करते हैं। दूसरी परेशानी है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की समझ के साथ। वो चैप्टर कठिन नहीं है, उसकी समझ बड़ी कठिन है। समझे कैसे? हालांकि क्लासेस में हम लोग देख चुके हैं किस तरह से चीजें होगी, किस तरह से नहीं होगी। पर इन 6 चैप्टर में किसे बहुत ज्यादा अहमियत देनी है और कितनी अहमियत देनी है, यह ना हो कि 60 दिन में 30 दिन हम इंटीग्रल पढ़ते ही रह जाएं और बाकी के 30 दिन में 15 दिन 3D पढ़ते रह जाएं और हम अपना नुकसान करा लें। तो आप लोगों का आज की जो ये बातचीत है मेरे साथ, वो इन 60 दिन और 6 चैप्टर्स पर ही आधारित है। आइए शुरुआत करते हैं। हम किस किस तरह से इस टर्म 2 की एग्जाम को देखते हैं, टर्म 2 हमारे लिए क्या है और क्यों है, और हम किस तरह से इस पर प्लान करने की बात करते हैं। सबसे पहले कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो एक चैप्टर तो है यार जिसका नाम है इंटीग्रल्स। बहुत खतरनाक चैप्टर है, बहुत परेशान करता भी है बच्चों को, और किया भी है, और आने वाले 10 सालों 20 साल तक भी परेशान करेगा अगर सिलेबस चेंज नहीं होता है तो ये अगर मैं कहूं कि 5 में से इसको कठिन कितना स्टार दिया जाएगा, तो मान लेते हैं कि 5 में से 4 स्टार तो इसे कठिन ही मान लिया जाए कि यार इसका लेवल बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये चैप्टर भी थोड़ा टफ है, कैलकुलेशंस टफ है। कई बार छोटी सी चीज बदलने पर पूरा आंसर बदल दिया जाता है। ऐसे ही होता है ना सर, प्लस की जगह माइनस आया, इससे इतना बड़ा सवाल हुआ। जैसे मैं लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक प्लस और माइनस का अंतर है। अगर ऊपर प्लस होता तो कट के 1 का इंटीग्रेशन हो जाता, लेकिन माइनस आया तो लंबा चौड़ा पहले तो डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद लीनियर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आओ, उसके बाद इंटीग्रेशन करो। तो एक बड़ा सा कैलकुलेशन, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिर्फ इसलिए नहीं कि यह चैप्टर यहीं तक है, आपको भी पता है कि इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स आता है, जो कि पूरा एरिया कैलकुलेशन का है। इस चैप्टर को करने के बाद इस चैप्टर को करने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग चाहिए। ग्राफ बनाना, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव पहचान के इंटीग्रेट ही करना है फाइनली। डिफरेंशियल इक्वेशन, कुछ खतरनाक डिफरेंशिएशन वाली इक्वेशंस को ऐसी फॉर्म में लेकर आना है जिससे हम इंटीग्रेट कर सकें। सो अगर आप इस चैप्टर पर ज्यादा ध्यान देते हो तो ये 2 चैप्टर आपके बहुत अच्छे से कवर होते हैं, और ये आपको भी पता है।
परंतु हम सिर्फ इसी चैप्टर पर ध्यान दे ले क्या? नहीं, क्योंकि सवाल यहां से भी बनेगा और यहां से भी बनेगा, और यहां से तो बड़े नंबर का सवाल आएगा। क्यों? क्योंकि यहां आपसे ग्राफ बनवाए जाएंगे, आपसे कैलकुलेशन करवाए जाएंगे, आपसे गलतियां करवाने के पूरे चांसेस हैं। आपको वाई स्क्वायर बराबर एक्स का ग्राफ दे दिया, एक्स स्क्वायर बराबर वाई का ग्राफ दे दिया, कई लोग तो वही ग्राफ बनाने में गलती कर देंगे और पूरा सवाल गलत हो जाएगा। आंसर सेम आएगा अगर आपको याद होगा तो भी। डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसके बाद आता है वेक्टर। काफी सिंपल चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसको आप 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट ही तो है, थोड़े बहुत छोटे मोटे फंडे हैं जो आप लोग आसानी से याद रख लोगे, तो ये चैप्टर काफी सिंपल है। लेकिन इस चैप्टर के ऊपर जो चैप्टर निर्भर है, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये टफ है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर के ऊपर हमें सोचना पड़ता है वेक्टर्स को। प्रोबेबिलिटी बहुत परेशान करने वाली चीज है। तो ये 6 चैप्टर है जिनके बारे में आपको टर्म 2 में ध्यान, दिक्कत मतलब टर्म 2 में आपको जो परेशान कर रहे हैं मैथ्स में, वन बाय वन मैं आपको इनके बारे में बता रहा हूं। इन सभी की क्लासेस, इन सभी के सैंपल पेपर्स, इन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैं आपको अपनी क्लासेस के अंदर करवाने वाला हूं। अभी तक हमने आपको बहुत पढ़ाया, हर वो चीज पढ़ाई जो आपकी बुक में है, लेकिन अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का समय है, सैंपल पेपर्स करने का समय है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जानने का समय है, एमसीक्यू करने का समय है। तो बेसिकली अब यार जिन लोगों की नींद अभी खुली है ना, जिन लोगों की नींद अभी खुली है और जो लोग बहुत समय से भी पढ़ रहे हैं, उन दोनों के दिमाग में अब ये चीज है कि जो लोग मोटी सी किताब से पढ़ रहे हैं, क्या उस किताब को पढ़ना जारी रखें? जिन लोगों ने आज तक नहीं पढ़ा, मोटी सी किताब खरीद के रख ली थी, क्या वो पढ़े? क्या इतनी किताबों का ढेर लगा दिया जाए, या फिर कुछ और किया जाए? तो कुछ और किया जाए। सबसे पहले, सबसे जरूरी, अगर आपको टर्म 2 में अच्छे नंबर लेकर आना है, तो मैं बुक्स के बारे में बात कर रहा हूं, आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको 100% एक किताब को पढ़ना है जिसका नाम है एनसीईआरटी। इस किताब के बिना आप लोगों का भला नहीं होने वाला है। चाहे आपके पास कोई सी भी किताब हो, जो भी किताब होगी ना, उस किताब के ज्यादा से ज्यादा सवालों में लिखा होगा ब्रैकेट में एनसीईआरटी, क्योंकि वो सवाल एनसीईआरटी से कॉपी किया गया है। और वो सवाल एनसीईआरटी से इसलिए कॉपी किया गया है क्योंकि वो सवाल बहुत ही अच्छा है आपके कॉन्सेप्ट को समझाने में, साथ ही साथ वो सवाल के चांसेस भी ज्यादा है एग्जाम में आने में। तो सबसे पहले, चाहे आप साल भर से पढ़ रहे हो, अगर आपने एनसीईआरटी को नहीं किया है तो प्लीज उसे करिए, और अगर आपने एनसीईआरटी को कर लिया है तो कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरी किताब बताता हूं। अगर आपकी नींद या आप लोग इन 60 दिनों पर निर्भर हो तो भी आप एनसीईआरटी को सबसे पहले सॉल्व कीजिए। आपके पास 1 महीने का समय है एनसीईआरटी सॉल्व करने में। सर ये कैसे करेंगे, वो भी बताता हूं। दूसरी किताब है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये उन लोगों के लिए जो एनसीईआरटी कर चुके हैं। जो लोग नहीं कर पाए हैं वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को हाथ ना लगाएं। ये मतलब हाथ जल सकते हैं आपके, ऐसा बोल सकता हूं मैं, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक दूसरी किताब होती है। जिन लोगों के पास नहीं है वो गूगल पर जाकर लिख सकते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर डाउनलोड, और आपको सरकारी वेबसाइट से आप एनसीईआरटी को एग्जाम्पलर को डाउनलोड कर सकते हैं। इन पर आपको कोई भी पैसा नहीं देना होता है। अपने मोबाइल में जहां जाए वहां लेके जा सकते हैं, आपको बाकी सब्जेक्ट की किताब भी मिल जाएगी। तीसरी चीज, सैंपल पेपर्स। सर ये वही सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया था? मैं कहूंगा नहीं। आप लोगों ने टर्म 1 दी थी, टर्म 1 के सैंपल पेपर्स जो थे, जो हमारे सामने आए थे, उससे कहीं अलग एक्चुअल पेपर था। क्योंकि टर्म 1 का सैंपल पेपर सिंपल था, उसका एक्चुअल पेपर टफ था। टर्म 2 का सैंपल पेपर बताने के लिए कि पेपर ऐसा होगा, इसका पैटर्न ऐसा होगा, यही सवाल या ऐसे ही सवाल पेपर में आएंगे। सैंपल पेपर कभी भी ये बात नहीं बोल रहा है, ना सीबीएसई वालों ने लिखा है कि सैंपल पेपर में जैसे जैसे सवाल है आपको वैसे आएंगे। जो आपसे सवाल, जिस नंबर पे जो सवाल है, यूं समझ लीजिए कि जितने नंबर के सवाल हैं उतने नंबर के होंगे, कि 1-2 नंबर का होगा, 1 5 नंबर का होगा, ऐसा होगा। लेकिन सवाल और भी ज्यादा परेशान करेंगे। अब क्या होगा इसके अलावा सैंपल पेपर्स आपको कहां से मिलेंगे? तो चाहे आप मैथ्स पढ़ रहे हो, चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे आप बायो पढ़ रहे हो, चाहे आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, हम लोगों ने तैयारी तो कर ली है आप लोगों को सैंपल पेपर सॉल्व कराने की। लेकिन कब? इन 60 दिनों में धीरे धीरे आपको बहुत सारे सवाल कराए जाएंगे। इसके अलावा मेन मुद्दे की बात जो गणित में परेशान करती है, सर फॉर्मूले को कैसे याद रखें?
हमें याद नहीं होता, हम 10x का इंटीग्रेशन भूल जाते हैं, हम sec(x) का इंटीग्रेशन भूल जाते हैं, हमें 10x का डिफरेंशिएशन याद आता है इंटीग्रेशन की जगह। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जब मैं 10x का इंटीग्रेशन बोलूं तो sec² भी बोल देंगे। तो इन समस्याओं से पार कैसे पाया जाए? देखिए, जनरल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड की एक बुकलेट बना लो फॉर्मूले की और उन्हें अपनी दीवार पे चिपका दो, और जब जब भी जाओ, जितनी बार जाओ, उनको देखते रहो। इससे कुछ बड़ा हासिल नहीं होगा। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं। जितने ज़्यादा आप MCQ कर सकते हैं उतने सॉल्व कीजिए, जितने ज़्यादा, जहां से मिल सकते हैं वहां से कीजिए। अब ऐसा नहीं कि हम जेई के MCQ उठा ले बोर्ड के लिए, बोर्ड की किताबों में जहां जहां आपको MCQ मिल रहा है, एग्जाम्पलर में लाइन लगी है MCQ के सवालों की, NCERT में भी आपको MCQ के सवाल मिलेंगे। 1 नंबर के 2 नंबर के सवाल भले ही वो MCQ ना हो, उनको सॉल्व कीजिए, क्योंकि वो सवाल फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ टाइप के होते हैं। अब इससे 2 फायदे होंगे। एक, आप जब भी सवाल को सॉल्व करेंगे फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा, जितनी बार सवाल को सॉल्व करोगे उतनी बार आपको फॉर्मूला रिवाइज करना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि अगर वही सवाल परीक्षा में आता है तो आपको उसका कई सारे सवालों के जवाब मुंह जबानी याद होंगे, समय भी बचेगा, सही टिक भी लगेगा। और सही टिक लगने के साथ समय बचे, ये हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। तो फॉर्मूला याद रखने की ये जो बेहतरीन टेक्निक है, इसे आप हाथ से ना जाने दें, और जितने ज़्यादा MCQ है उतने ज़्यादा सॉल्व करें। अगर आपके पास नहीं है, हमें बताइए, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल देंगे, अपनी क्लासेस के अंदर करवाएंगे। हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को, बहुत सारे सवाल बहुत सारे बच्चे सॉल्व भी करते हैं। तो फॉर्मूले याद रखने के लिए स्पेशली मैथ्स में, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करने चाहिए, तो ही आपको फॉर्मूले याद होंगे। क्योंकि MCQ सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट को लेकर ही बनाया जाता है। MCQ में इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। अगली बात, टाइम टेबल किस हिसाब से इन 2 महीनों को मैनेज करें। मैं भी 1 महीना आपके सामने रखता हूं, और वो 1 महीना ऐसा है कि आप इंटीग्रल को 8 दिन दे दीजिए। इंटीग्रल्स में एक्सरसाइज बहुत है, कॉन्सेप्ट बहुत है। 8 दिन में कैसा होगा, तो आपको 8 दिन में इसकी NCERT सॉल्व करनी है। 8 दिन में आपको एग्जाम्पलर सॉल्व नहीं करना है, क्या करना है, NCERT सॉल्व करना है। अब सर 8 दिन में NCERT सॉल्व कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। इसकी शुरू की 2-3 एक्सरसाइज सिंपल है, बाद की एक्सरसाइज का एक एक्सरसाइज को आप 1 दिन में करोगे तो भी हो जाएगा। मुश्किल से 2-3 घंटे लगने वाले हैं, और अब परीक्षा के समय में हम 2-3 घंटे तो मैथ्स पढ़ सकते हैं। कोई सवाल ना हो, क्लास में हम हैं, या डाउट नट ऐप तो आपके पास हमेशा ही है, पूछिए, जहां दिक्कत आती है फोटो खींचकर सॉल्यूशन देख सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इस चैप्टर को पहले दिन तो आप ये समझने में लगा सकते हैं कि ग्राफ कैसे बनते हैं और किस तरह से बनने के बाद एरिया कैसे पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक होता है। अब वो ग्राफ कैसे बनते हैं, इसके लिए क्लास 11th में एक टॉपिक है जिसका नाम है कोनिक सेक्शन। अगर आपने वो पढ़ा हो तो वहां से उसको रेफर कर सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने क्लास में इसके बारे में बहुत डिस्कशन किया है। अगला चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके लिए 5 दिन बहुत है। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री, ऑर्डर, फॉर्मेशन और वेरिएबल सेपरेबल, ये आप 1.5 दिन में आराम से खत्म कर सकते हो। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप 2 दिन दे दोगे तो भी बहुत है, और बच जाता है 1.5 दिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। बहुत है यार, इतने में NCERT आराम से हो जाएगी। वेक्टर 11th में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो। जो लोग साल भर से पढ़ रहे हैं उनको तो ऑलमोस्ट सारी चीजें आती होगी। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो 60 दिन पर निर्भर थे। तो वेक्टर 11th में पढ़ चुके हो, पता है एक फिजिकल क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, उसे वेक्टर कहते हैं। आई कैप होता है, जे कैप होता है, के कैप होता है, ऐसा वेक्टर जाता है, वैसा वेक्टर जाता है, कॉस थीटा, साइन थीटा, कुछ कुछ तो पता होगा। ना भी पता हो तो भी 3 दिन बहुत है। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ स्पेशल नहीं है। स्पेशल है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, जहां लाइन के साथ डायरेक्शन, कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, प्लेन, स्ट्रेट लाइन की या लाइंस की इक्वेशन, स्क्यू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, ऐसे फॉर्मूले आते हैं। यहां आपको एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, और वो कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइन का, तो फिर आपके लिए कुछ टफ नहीं है। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन का कॉन्सेप्ट आपको हर जगह लगने वाला है, तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर नहीं आए तो प्लीज अब से आपके सामने बहुत सारे 1 शॉट क्लासेस भी आने वाली है, उनको भी आप लगातार देखते रहिए।
एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट द प्रोबेबिलिटी। इसके बारे में मैं क्या कहूं, ये आपको भी पता है कि बड़ा कठिन है इस बार। हर बार तो ये काफी सरल रहता था, 11वीं क्लास में थोड़ा कठिन था, इस बार तो बहुत ज्यादा कठिन है। तो क्या छोड़ देंगे हम? नहीं छोड़ेंगे, हम तो पढ़ के रहेंगे। कैसे पढ़ के रहेंगे? ऐसे कि हमारे पास इस चैप्टर के अंदर शुरू में कुछ चीजें सिंपल हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम तक बहुत सारे सवाल आप लोग कर सकते हो। दिक्कत आएगी बेस थ्योरम में। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी सिंपल है, मेन समस्या बेस थ्योरम में ही आती है। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ बच्चों को पढ़ना है, कुछ बच्चों को नहीं पढ़ना है, वो बच गए। लेकिन बेस थ्योरम पर आपको एक दिन भी पूरा दोगे तो भी बहुत है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। सवाल 2-3 तरह के किए, 2-4 तरह के सवाल किए, 2-4 तरह के एग्जाम्पल देखे, समझ गए। नहीं तो डाउटनेट का यूट्यूब चैनल और डाउटनेट का ऐप आपके लिए हमेशा इस पर निर्भर रहेगा, या आप इस पर हमेशा निर्भर रह सकते हैं। सो बेसिकली उसके बाद के अगले महीने में क्या करेंगे सर? ये तो आपने हमें बता दिया कि हम 30 दिन को ऐसा ऐसा ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद के अगले महीने में हम क्या करेंगे? तो उसके बाद के अगले महीने में जो लोग सिर्फ 60 दिन पर निर्भर हैं वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करेंगे। खुद से करो, सॉल्यूशन देखो, फर्क नहीं पड़ता। उसके अलावा आप जहां से जितने एमसीक्यू कर सकते हैं कीजिए। तो मैं बता चुका, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बहुत सारे एमसीक्यू हैं। लास्ट जो बहुत जरूरी है, सैंपल पेपर्स जो मैं आपको कराऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। 60 दिन है ना, 60 दिन में आप बस मतलब कुछ टाइम डाउटनेट को दे दो, बाकी खुद से भी स्टडी करो, बहुत है। तो यार ये चीजें हैं। अब एक छोटी सी बात, डाउटनेट के इस चैनल को जहां पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आपको डेली क्लासेस नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अगर आपके पास डाउटनेट ऐप है तो आप इसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और एक आखिरी चीज़, आपको बिना कविता सुनाए कैसे भेज सकता हूँ? हमारी क्लास में ये अक्सर होता है। तो कविता ऐसी है कि अधूरे ख्वाबों को पूरा कर, मन में कर विश्वास, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए डाउटनेट के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपको बताया है उस पर लगे रहिए, बने रहिए और आगे बढ़ते रहिए।